11वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक। आज का हमारा शीर्षक है वायुमंडल का संगठन और संरचना। तो वायुमंडल क्या है, इससे हम क्या अभिप्राय लें और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी क्या संरचना है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत अच्छा रेणु जी। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है खाना, पानी और सांस लेना। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सांस लेते हैं। हम शुरू की दो चीज़ों के लिए, खाने और पानी को, हम अगर थोड़े दिन नहीं करेंगे, व्रत रख लेते हैं या नहीं ग्रहण करते हैं, तब भी हमारा जीवन संभव है। लेकिन सांस के बिना, वायु के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते हैं और हम मर जाएंगे। इसलिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानने का कि वायुमंडल के संगठन और संरचना को जाना जाए, जो कि हमारे पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें इकाई 4 है जलवायु। इस लेसन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जलवायु इकाई में। उसमें से ये पहला चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इसकी और इकाइयाँ जैसे कि तापमान और सौर विकिरण, वायुमंडलीय दाब, वर्षण, वो सब तभी समझ में आएगा आपको जब आप इस इकाई के इस पहले चैप्टर को अच्छे से समझेंगे कि वायुमंडल का संगठन तथा संरचना क्या है। इसके अंतर्गत हम वायुमंडल के परिचय को प्राप्त करेंगे, वायुमंडल के संगठन से क्या आशय है और ये कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। वायुमंडल की परतों से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार की परतें हैं, हम ये जानेंगे। और वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल की परतों का मौसम एवं जलवायु के तत्वों पर क्या असर पड़ता है। जैसे कि कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत गर्मी होती है, तो इस पर क्या असर पड़ता है वायुमंडल के संगठन का, हम ये चीज़ें जानेंगे जी। वायुमंडल का वनस्पतियों, मनुष्यों एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए क्या महत्व है। हम समझ पाएंगे कि वायुमंडल किन चीज़ों से बना है, क्योंकि एक आम आदमी यही जानता है कि वायुमंडल में सिर्फ गैसें हैं, लेकिन हम और इसके संगठन के और विभिन्न तत्वों को जानेंगे। हम जानेंगे कि वायुमंडल के विभिन्न अवयव, इनमें जो भी पाया जाता है उसका पृथ्वी और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लिए क्या उपयोगिता है। वायुमंडल पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है, इसकी विभिन्न परतें हैं और उसकी विशेषता क्या है, और मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्व इससे कैसे प्रभावित होते हैं। ये इस लेसन को पढ़ने के बाद मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि बच्चे समझ पाएंगे। वायुमंडल का महत्व क्यों है। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर 3 मंडल हैं, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। जैसा कि आप इस एक छोटे से डायग्राम से देख सकते हैं कि स्थल मंडल, अगर हम एक मान लें कि एक गोला एक स्थल मंडल है। मैम, आप थोड़ा पेज नीचे करेंगे, हमारे सभी बच्चों को देख पाएगा अच्छे से। थैंक यू मैडम। और ये जल मंडल है और इसी तरह से वायुमंडल है। ये तीनों मंडल पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक हैं और ये तीनों मंडल जहाँ कॉमनली मिलते हैं वहीं पर जैवमंडल बनता है। तो ये जैवमंडल है और इसके लिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अभी बच्चों, आपने बहुत चर्चा सुनी होगी कि हमारा चंद्रयान गया था चांद पे, अब वहाँ जीवन नहीं पाया गया और इसी तरह से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि कहाँ जीवन मिले, लेकिन वहाँ इन तीनों मंडलों का चूँकि अस्तित्व नहीं है एक साथ, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इसलिए आप जान सकते हैं कि किस तरह से स्थल मंडल और जल मंडल के साथ वायुमंडल भी बहुत आवश्यक है। इसलिए इसका महत्व हमारे सामने बहुत अधिक हो जाता है। अब हम आगे अपने लेसन की तरफ चलते हैं कि वायुमंडल का महत्व इसके क्यों है इतना अधिक। वायुमंडल वास्तव में विभिन्न गैसों का मिश्रण है और हम सभी जानते हैं कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये गैस रूप में पूरी पृथ्वी को एक इन्वेलप की तरह घेरे हुए हैं। और गैस इतनी हल्की होती है कि यह
पृथ्वी के धरातल से बहुत दूर जा सकती है, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह धरातल से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, इसीलिए हम पाते हैं कि वायुमंडल विरल होता जा रहा है। वायुमंडल का महत्व तो हमारे सभी जीव जंतुओं के लिए न सिर्फ श्वसन प्रक्रिया के लिए होता है, बल्कि यह सौर किरणों से हमारी पृथ्वी को जो नुकसानदायक तरंगें हैं उनसे भी एक आवरण की तरह, एक छतरी की तरह वो हमें बचाती है। इसके अलावा जो हम जलवायु के, मौसम के विभिन्न रूप देखते हैं, महसूस करते हैं, वर्षा होती है और हिम पड़ती है, तापमान बढ़ता है, गर्मी सर्दी, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि वायुमंडल मौजूद है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायु, क्या सिर्फ वायु है और वायु में क्या चीज़ें हैं? तो बच्चों, जब भी हम कोई चीज़ वे करते हैं यानी हम भार लेते हैं तो उसमें वायु का भार शामिल होता है। तो अगर हम देखें कि वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का बहुत बड़ा, बहुत अभिन्न अंग है, बिना उसके हम भार नहीं ले सकते हैं। और वायु के कुल द्रव्यमान का, जो अगर हम वायु का द्रव्यमान अलग से निकालें तो उसका 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। उसके ऊपर 1% भाग वायु के द्रव्यमान का वो उसके ऊपर पाया जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो विरल होता चला जाता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि 10,000 समुद्र तल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की उच्चतम सीमा मानी जाती है। अभी वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता इसकी खोज में लगे हुए हैं कि ये इससे ऊपर भी कुछ वैज्ञानिक 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल के ट्रेसेस को पाते हैं, लेकिन वहाँ वो ट्रेसेस के रूप में होता है, वो हमें प्रभावित उस तरह से नहीं करता है जैसे धरातल पर और पृथ्वी की सतह के पास करता है। वायु की बच्चों विशेषता होती है कि वो रंगहीन और गंधहीन होती है। वो हमें ऐसे दृश्य नहीं होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। वो हमें महसूस भी तभी होती है जब वो पवन के रूप में मूवमेंट करती है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है तब हमें वो फील होती है और हम कहते हैं हवा चल रही है। वायुमंडल में सिर्फ गैस ही नहीं होती है। वायुमंडल के मुख्य रूप से 3 अवयव होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। गैस होती है, जलवाष्प और धूल कण। इसमें गैसें बहुत विविध प्रकार की होती हैं। अगर हम देखें, इस चित्र को आप देख सकते हैं। और मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि अपनी स्क्रीन पे भी कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, तो अलग अलग गैसें हैं, तो अलग अलग गैसों का क्या महत्व है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि वायुमंडल में इतनी विभिन्न प्रकार की गैसें क्यों हैं मैम? वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसें हैं, लेकिन सबसे अधिक इसमें, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, नीला हिस्सा 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो 99% सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही पूरा होता है। शेष 1% में अन्य सभी गैसें हैं जिनका हम जिक्र आगे करेंगे। तो मैम, नाइट्रोजन की मात्रा इतनी अधिक क्यों है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और लगभग विद्यार्थियों के मन में आता है कि नाइट्रोजन की अधिकता इतनी अधिक क्यों है, क्योंकि आमतौर पे सभी लोग ऑक्सीजन को ही मुख्य रूप से मान के चलते हैं कि हम अपनी सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण गैस है। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नाइट्रोजन की अधिकता इतनी अधिक क्यों है। बच्चों, प्रकृति में जो कुछ भी है उसका एक मतलब होता है और वो बिना वजह नहीं होता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि आग जलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन और ऑक्सीजन और एक हीटिंग पॉइंट चाहिए, तभी आग जलती है, और आग जलाने में ऑक्सीजन की बहुत उपयोगिता होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जलेगी, इसीलिए कहा जाता है अगर कहीं आग लगी हुई हो तो हम उसके ऊपर कंबल डाल दें तो वो आग बुझ जाती है, ताकि ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाए। अब अगर नाइट्रोजन अधिक है वातावरण में, इसलिए कोई भी ऐसी आग फैलने नहीं पाती है। ऑक्सीजन और मतलब किसी भी जगह पर कोई भी एक छोटा सा प्लेस हो या पूरा अर्थ हो, उसमें नाइट्रोजन इतनी अधिक है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अपने आप उतनी हो ही नहीं पाती जब तक कि हम चाहें ना। तो इसलिए नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो पूरी मतलब अपने आप आग को फैलने से रोकती है।
तो ये नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा पहलू है, एक महत्व है। जैसे जंगल में आग लगती है, अब आप कल्पना करिए कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा होती और नाइट्रोजन की कम होती तो क्या आग बुझाना संभव होता? शायद नहीं संभव होता। तो इस तरह से नाइट्रोजन प्रकृति में कुछ सोच के ही ज़्यादा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 78% है और नाइट्रोजन की विशेषता होती है कि ये किसी अन्य के साथ क्रिया नहीं करती है। ये एक केमिकली इनएक्टिव गैस है। और वैसे जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम पूरा जो भी वातावरण में मौजूद है हम सारी गैसों को लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और शेष गैसों को हम बाहर छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन की उपयोगिता एक और तरीके से है कि मिट्टी में और पौधों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया, मिट्टी से में रहने वाले बैक्टीरिया ये एयर से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसका रूप बदल देते हैं और पौधों के लिए इसे ज़रूरी बना देते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए उर्वरक के रूप में बहुत आवश्यक है। बहुत सारे उर्वरक भी नाइट्रोजन बेस्ड बनते हैं। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधे और जीव जंतु करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं, उसका रूप बदल करके लेते हैं। आगे हम दूसरी गैस जो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, हालांकि इसका परसेंटेज 21% ही है, लेकिन यह हमारे लिए प्राणवायु कही जाती है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन, जिसको हम साइंस के स्टूडेंट O2 के नाम से जानते हैं। इस गैस का महत्व इतना अधिक है कि अगर हमें नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने पड़ते हैं। बच्चों को यहाँ थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन नहीं भरी रहती है। जिस तरह से हम वातावरण से सांस लेते हैं उसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर को भी इस तरह से बनाया जाता है कि कुछ दूसरी गैसें भी हों। ये मैंने इतना इसलिए बताया कि जिससे बच्चे और उत्सुकता उनके अंदर आए और वो जानने की कोशिश करें। ऑक्सीजन गैस पृथ्वी की सतह के पास ज़्यादा पाई जाती है और ये एटमॉस्फेयर में 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कम होते होते 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग ये नगण्य हो जाती है। श्वसन प्रक्रिया के अलावा ऑक्सीजन आग जलाने के भी काम आती है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी, और जो कि आग जलाना हमारे जीवन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कंबस्सन के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो घर का हो, उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। यानी ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण गैस होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये भी बच्चे इसका भी नाम बहुत सुनते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो हमें पौधे याद आते हैं, क्योंकि पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसे ग्रहण करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। वो सूर्य की रोशनी और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। हालांकि यह गैस वातावरण में 0.03% ही पाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस इस बात के लिए है कि इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यानी ये वही गैस है जो पृथ्वी पर टेम्परेचर को जीने योग्य बनाए रखने में मदद करती है। यह सौर विकिरण को पृथ्वी तक आने देती है। सौर विकिरण जो लघु तरंगों से पृथ्वी तक आता है, यह उसके लिए पारदर्शी है, लेकिन जब पृथ्वी गर्म हो जाती है और वो पार्थिव विकिरण करती है तो उस पार्थिव विकिरण के काफ़ी कुछ हिस्से को ये कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है और शेष को जाने देती है। यानी जितनी ज़रूरत होती है उतनी ये रोक लेती है। तो इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर हमारे जीवन के लिए जितना ज़रूरी टेम्परेचर होना चाहिए उतना बना रहता है।
आजकल कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बहुत और तरह की बातें होती हैं कि कार्बन एमिशन को रोका कैसे जाए, क्योंकि जितनी आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की कि ये 0.03% रहे वातावरण में, वो तो ठीक है, लेकिन जब आजकल हमने मोटर व्हीकल यानी फॉसिल फ्यूल को जलाना बहुत अधिक शुरू कर दिया है, चाहे वो हमारी मोटर व्हीकल हो, इंडस्ट्री में हो या हवाई जहाज़ों में हो, हम हर जगह फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत बढ़ गया है, अप्राकृतिक रूप से बढ़ गया है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसके कारण पार्थिव विकिरण जो एक निश्चित मात्रा में ही रुकता था वो अब ज़्यादा रुकने लगा है और भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या पैदा हो गई है। अभी एक स्टडी हुई है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो 200 या 220 ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हुआ करती थी, जो कि एक सहने योग्य सीमा तक था, लेकिन इस समय 400 ppm यानी पार्टिकल पर मिलियन 400 हो गया, यानी 2 गुना हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या हमारे पूरे विश्व के लिए कितनी खतरनाक होती जा रही है। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भी कोशिश की गई थी कि जलवायु कार्बन एमिशन को रोका जाए, फॉसिल फ्यूल कम जलाया जाए, कुछ ग्रीन फ्यूल की तरफ बात हुई। पेरिस समझौता 2015 में इसी बात को हुआ। मैम, हम पाते हैं कि ढेर सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे जो 2030 तक पूरे करने हैं, ताकि अगर इस सृष्टि को हमें बचाना है और वायुमंडल को हमें बचाना है तो इन सब की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन, जैसे स्क्रीन पे आपने बताया और आपने भी बताया कि कार्बन इमिशन हमें कम करना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से यही जिम्मेदार है गर्मी के लिए? ये ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये गैसें भी हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका उसमें सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, और अभी हम भारत के प्रयास की बात करें तो भारत ने उसने पेरिस समझौते में एक अपने कमिटमेंट को पंचामृत नाम दिया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन को रोकने की कोशिश करेंगे, ग्रीन फ्यूल लाएंगे और प्लांटेशन पर भी जोर दिया है। तो ये 0.03% पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितनी उपयोगी है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में उसमें वातावरण में डालेंगे तो किस तरह से नुकसानदायक हो सकती है। ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है कि कैसे ग्लेशियर टूट सकते हैं, ध्रुवों पर की बर्फ़ पिघल सकती है, इवन कि फसल चक्र, मौसम चक्र सब कुछ प्रभावित हो रहा है। जहाँ कभी वर्षा नहीं होती थी वहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है, सूखा पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही एक अलग से चैप्टर बन सकता है। तो हम आगे अपने उस पर कंसंट्रेट करते हुए बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आप इसमें इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे सन विकिरण को ये आने दे रहा है और किस तरह से इसमें ये एमिट हो रहा है, और इस जो पार्थिव विकिरण है इसको एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है, कुछ मात्रा में ये रोक करके वापस कर रही है और कुछ को जाने दे रही है, और यही सिद्धांत होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण गैस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ओजोन। इसकी भी बहुत चर्चा होती है कि ओजोन लेयर क्या है। अक्सर हम सुनते हैं कि ओजोन लेयर नष्ट हो रही है, ओजोन लेयर में छिद्र हो रहे हैं। ये ओजोन लेयर वास्तव में O के 3 घटक हैं। इसका साइंटिफिक नेम O3 होता है, और ओजोन ये पृथ्वी में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसकी विशेषता है कि ये सौर विकिरण के अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है पृथ्वी तक आने से। अगर सारी सौर ऊर्जा से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक आ जाएं तो बहुत अधिक नुकसानदेह होता है। तो इसलिए ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी को उससे सुरक्षित रखती है। अगर ये शोषित नहीं करती, O3 लेयर नहीं होती, ओजोन लेयर नहीं होती,
तो पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती, जैसे अभी भी हम कहते हैं कि ओजोन लेयर कमज़ोर हो रही है, इसलिए कैंसर के और बहुत तरह के स्किन डिजीजेज वगैरह बढ़ रहे हैं। इसलिए और इसको भी नुकसान करने वाली वही चीज़ें हैं कि जब हम वातावरण में मीथेन, CFC वगैरह का ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। और बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप परफ्यूम का भी इस्तेमाल करते हैं या जो भी स्प्रे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं या जितनी बार फ्रिज खोलते हैं, तो उनसे जो गैसेज निकलती हैं वो ओजोन लेयर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसमें आने वाली किरणों को ओजोन लेयर रोक रही है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन लेयर के अलावा बहुत सारी और गैसें भी पाई जाती हैं। अन्य अगर हम मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% को छोड़ भी दें और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन को, तो इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं, आर्गन, नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन। ये सभी गैसें इतनी कम मात्रा में पाई जाती हैं कि इनको हम ट्रेसेस के रूप में बोलते हैं कि इनके ट्रेसेस हैं, लेकिन ये सभी गैसें आवश्यक होती हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रकृति में जो कुछ भी है उसका कहीं ना कहीं यूज होता है, वो किसी कारण से ही होती हैं। जैसे आपने सुना होगा नियॉन लाइट, तो लाइट्स में नियॉन गैस यूज की जाती है। तो इस तरह से इन सभी गैसों का वो होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। जी आगे हम देखेंगे कि इन गैसों के अलावा अभी हमने वायुमंडल के संगठन की बात की थी, तो वायुमंडल के संगठन में सिर्फ गैसें ही नहीं हैं, जल वाष्प और धूल कणों की भी चर्चा हुई थी कि ये भी हैं। जल वाष्प वास्तव में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है। जब सूर्य का तापमान हमारी पृथ्वी पर आता है तो जो भी वाटर बॉडी होती है और जहाँ जहाँ भी वाटर हो, चाहे वो वाटर बॉडी के रूप में हो या वनस्पतियों में हो, उनका वाष्पीकरण होता है और वही वाष्प वातावरण में मौजूद होता है, जो कि विभिन्न मौसमी दशाओं के लिए जिम्मेदार होता है। चाहे वो वर्षण हो, संघनन हो, बादल बनते हों, हिमपात है, इन सभी मौसमी दशाओं के लिए वाष्पीकरण ही जिम्मेदार होता है। इसके अलावा वायुमंडल में जो मौजूद जलवाष्प है वो सूर्य से आने वाले ताप के कुछ भागों को ये भी अवशोषित करता है। आप अगले लेसन्स में पढ़ेंगे कि सौर विकिरण से आने वाली 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपर से ही लौट जाती हैं, वो वापस कर दी जाती हैं, और यही जलवाष्प होता है जो पृथ्वी से निकलने वाले कुछ ताप को अवशोषित करके रोक लेता है और इस तरह ये धरती के लिए कंबल का काम करता है और तापमान को बचा करके रखता है। यही प्रक्रिया होती है जिसके कारण पृथ्वी न तो बहुत अधिक ठंडी होने पाती है और न बहुत अधिक गर्म होने पाती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की भूमिका बहुत अधिक है। ये अभी जैसे वर्षण, संघनन, इन सब के लिए जलवाष्प ही महत्वपूर्ण है और अगर ये नहीं हो तो वर्षा नहीं होगी। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण संगठक है वो है धूल कण। अब धूल कण के नाम से हमें बस ये लगता है कि हम डस्टिंग करते हैं घरों में, लेकिन ये धूल कण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये वायुमंडल में लटकते रहते हैं। और अगर आपको इन्हें प्रैक्टिकल रूप से देखना हो तो एक अंधेरे कमरे में अगर एक खिड़की के माध्यम से एक पतली सी रोशनी की किरण आ रही हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि छोटे छोटे कण लटक रहे होते हैं और ये सभी बच्चों ने ये अनुभव किया होगा। तो इसमें मिट्टी के महीन कण हो सकते हैं, समुद्री नमक हो सकता है, धुएं के कण होते हैं, पेड़ पौधों और फूलों के पराग कण होते हैं, उल्काओं के टूटे हुए कण भी होते हैं जो धूल कणों के अंतर्गत आते हैं और ये कण वायुमंडल के निचले हिस्से में लटकते रहते हैं। चूँकि हमारे वायुमंडल के निचली सतह पर संवहनीय धाराएं चलती हैं, संवहनीय यानी नीचे से ऊपर की ओर हवा चलती है, तो इसलिए ये ऊपर की ओर चले जाते हैं और ये धूल कण बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वर्षा करने में।
ये इस तरह से कि वातावरण में मौजूद जल वाष्प इन्हीं धूल कणों के चारों तरफ एक केंद्रक के रूप में इकट्ठा हो जाता है और बादलों का निर्माण करता है। अगर धूल कण नहीं हो तो जल वाष्प एक केंद्रक के रूप में इकट्ठा नहीं हो पाएगा और वर्षा होने में मुश्किल होगी। इसके अलावा धूल कणों का एक बहुत बड़ा हम देखते हैं प्रभाव कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है। वास्तव में ये धूल कण सूर्य से आने वाले जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे पहले वो बिखर जाती है और वो जब विकिरित हो जाती है तो इन्हीं धूल कणों के माध्यम से वो नीला रंग हमारे आसमान का दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है बच्चों के मन में कि सुबह और शाम के समय तो आसमान थोड़ा रक्तिम वर्ण का दिखाई देता है, तो उसका कारण ये है कि सुबह और शाम के समय सूर्य होराइजन के बहुत दूर होराइजन पर होता है और वो हमसे काफ़ी दूर होता है, तो जिसके कारण जब ये दूर होता है तो वहाँ से जब सौर विकिरण या सौर तरंगें स्पेक्ट्रम के रूप में चलती हैं तो वही गुण फिर काम आता है कि नीला रंग और अन्य रंग पहले ही विकृत हो जाते हैं और रेड कलर वो सबसे बाद में विकृत होता है और वो हमें दिखाई देता है। इसीलिए सुबह और शाम के समय हमें आसमान का रंग रक्तिम वर्ण का या थोड़ा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो वायुमंडल के संगठक 3 अवयव हैं, गैस, जलवाष्प और धूलकण, तीनों का बहुत ही महत्व है। अब हम आते हैं वायुमंडल की संरचना पर। मैम, वायुमंडल की संरचना पर हम आएंगे, लेकिन एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम स्वागत है पृथ्वी की निचली सतह की बात करें तो वायुमंडल की सघनता अधिक क्यों होती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। हाँ, वायुमंडल की सघनता पृथ्वी के निचले भाग में ज़्यादा होती है, यानी धरातल पर हम देखें तो 10 किलोमीटर तक 13 किलोमीटर तक इसकी सघनता ज़्यादा होती है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति वायुमंडल को बांधे हुए है, अपनी तरफ खींचे हुए है। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति चांद में हमारी पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसीलिए वहाँ पर हम वायुमंडल नहीं पाते हैं। लेकिन ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो कि वायुमंडल को बांधे हुए है और निचले हिस्से पर ज़्यादा सघन है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता जाता है, इसलिए वहाँ वायुमंडल में विरलता पाई जाती है। जी। तो अब हम आगे वायुमंडल की संरचना पर जाएंगे। संरचना का मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि वायुमंडल का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे नीचे से लेकर के और 32 किलोमीटर की या 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक जैसा ही संरचना नहीं है। इसमें कई परतें पाई जाती हैं। इन सभी परतों का अलग घनत्व, अलग तापमान और विशेषता होती है। अभी जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि लगभग 99% पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होता है, तो इसमें भी धरती की सतह से लगभग 5.6 किलोमीटर तक वायु की सघनता अधिक रहती है। और अभी जैसा कि मैडम ने पूछा तो बताया कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम वायुमंडल को 5 परतों में बांट सकते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और वाह्य मंडल। अगर हम इसको आगे एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, यानी इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ये 0 से यहाँ 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आप इस डायग्राम को देख लीजिए, इसके बाद हम इसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल है, ट्रोपोपाज है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है और ये स्ट्रेटोस्फियर के बाद फिर स्ट्रेटोपाज है और मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल है। इसके बाद फिर थर्मोस्फियर है यानी बाह्य वायुमंडल है और सबसे ऊपर बाह्य मंडल है। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल। अब ये
क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल ये सबसे निचली परत होती है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, क्योंकि हवाएं यहाँ बड़ी तेज़ी से चलती हैं। तो हम औसतन कह सकते हैं कि धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। अब बच्चों, क्षोभ शब्द अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग समझते हो तो क्षोभ का मतलब होता है गुस्सा। यानी इसे क्षोभ मंडल इसलिए कहा जाता है कि मौसम संबंधी जितने परिवर्तन होते हैं वो इसी संस्तर में पाए जाते हैं। चाहे आंधी, तूफान, बिजली का चमकना, बारिश, हाँ, सब इसी मंडल में पाए जाते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ रहे हैं, देखिए वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। और ये इसका कारण ये है कि पार्थिव विकिरण जो है वो ऊपर की तरफ कम प्रभावी होता है। तो आप ऊंचाई के साथ देख रहे हैं कि 0 से -20, -40, -60 इस तरह से टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। और उसके बाद फिर ट्रोपोपाज की स्थिति आती है। बच्चों, ट्रोपोपाज की स्थिति में टेम्परेचर में ये जो कमी होती है वो बंद हो जाती है, इसीलिए इसे हम ट्रोपोपाज कहते हैं। हम फिर से अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि इस परत में ही धूल कण और जलवाष्प भी मौजूद होते हैं और इसे संवहन मंडल कहा जाता है। संवहन मंडल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ हवाएं नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर बड़ी तेज़ी से चलती हैं। क्षोभ मंडल में हवाई जहाज़ चलाना पायलट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो इसमें अवॉइड करते हैं। जैसे ही मौसम की परिस्थितियाँ बदलती हैं ये ऊपर ले जाते हैं इसको। अगला मंडल हमारा है समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा के बाद शुरू होता है। इसकी मोटाई जो ट्रोपोपाज है ये 1.5 किलोमीटर होती है और 1.5 किलोमीटर में टेम्परेचर का वेरिएशन कम रहता है। ये विषुवत वृत्त के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद समताप मंडल शुरू होता है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समताप का मतलब है कि जहाँ तापमान में अधिक वेरिएशन नहीं आता है। और अभी जैसा मैं बता रही थी कि क्षोभ सीमा में चूँकि मौसम संबंधी गतिविधियाँ बहुत होती हैं, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए यानी एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये सबसे आदर्श समय वो जगह होती है। वायुमंडल का ये सबसे आदर्श स्तर होता है। इसकी एक विशेषता है समताप मंडल की कि इसी में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। समताप मंडल के निचले हिस्से में 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में इसमें ओजोन मंडल की एक पूरी परत पाई जाती है, जो कि सूरज की परावैंगनी किरणों से हमको बचाती है। समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर तक विस्तृत है और इसे ओजोन मंडल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओजोन गैस की प्रचुरता पाई जाती है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है और ये लगभग 80 किलोमीटर तक फैला होता है। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो धरातल से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को हम मध्य सीमा कहते हैं। इसी मंडल में कई बार बहुत सारे वो टूट जाते हैं, उल्का कण टूट जाते हैं और
इस मंडल के बाद आता है चौथा मंडल बाह्य वायुमंडल। मध्य मंडल के बाद वायुमंडल के संस्तर को बाह्य वायुमंडल कहते हैं और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है। ये तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसे साधारण थर्मामीटर से मापा भी नहीं जा पाता है। इसे 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के वायुमंडल को में आयनाइज्ड कण पाए जाते हैं, जिसे अयन मंडल कहा जाता है। ये विद्युत आवेशित कण होते हैं और इनकी उपयोगिता ये होती है, इन्हीं की वजह से रेडियो तरंगों का प्रसारण हो पाता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगों को यह संस्तर परावर्तित कर देता है और जिसके कारण रेडियो प्रसारण संभव हो पाता है। आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई है, जिसके कारण इसकी उपयोगिता थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी संचार उपग्रह इसी परत में स्थिर होते हैं और बड़े पैमाने पर प्रसारण, जो दूर प्रसारण है, वो इसी मंडल के कारण संभव हो पाता है। तो इसे इसीलिए अयन मंडल भी कहते हैं और इस मंडल की यह एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। इसके बाद बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत की ऊपरी सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस परत में वायुमंडल का घनत्व बहुत अत्यधिक कम हो जाता है और वायुमंडल का घनत्व कम होने का सबसे बड़ा कारण वही है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण वायुमंडल निचले हिस्से पे ज़्यादा सघन होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल का घनत्व कम होता चला जाता है। शुरू के जो 3 मंडलों को हमने पढ़ा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इनको होमोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें वायुमंडल में मौजूद जो भी अवयव हैं उनका प्रोपोर्शन लगभग एक जैसा रहता है। लेकिन ये 3 बाद के बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, इनको हम इनमें सारे अवयव एक जैसे नहीं रहते हैं और बहुत विरल रूप में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता अध्ययन करते हैं उनका इंटरेस्ट शुरू के 3 मंडलों की तरफ ही होता है। बहिर्मंडल के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। यहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है। इसका तापमान 5000 और इससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन इसको हम उस तरह से नहीं महसूस करते हैं जैसे हम वायुमंडल के निचली सतह पर तापमान को महसूस करते हैं। क्योंकि तापमान को महसूस करने का जो जरिया है वो हमारी वायु है और ऊपर इतने 1000 किलोमीटर की ऊंचाई या 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक इतना नहीं हो पाता है वायुमंडल, इसलिए हम उसको इस तरह से महसूस नहीं कर पाते हैं। और ये 400 किलोमीटर से आगे का जो भाग है हमारे मंडल का, उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं और ये कहाँ तक फैला है इसको अभी तक कोई नहीं जान पाया है। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं। ये अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं बहुत ही सुंदर भौतिक घटनाएं होती हैं। इनके बारे में थोड़ा जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो इसी मंडल में यानी बहिर्मंडल में ही घटित होती हैं। अरोरा ऑस्ट्रालिस दक्षिणी ध्रुवों में दिखाई देती है और अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव में दिखाई देती है। इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सौर विकिरण जो आता है सूर्य की जो बाहरी सतह है उसको हम कोरोना कहते हैं और वहाँ से सोलर फ्लेयर्स, सौर तरंगें बहुत तेज़ी से पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ आती हैं और अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल में अंदर प्रवेश कर जाएं तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होंगी। लेकिन इन्हें पृथ्वी में प्रवेश करने से पहले यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती हैं और ये मैग्नेटोस्फीयर बनता है। हमारे बच्चे पहले स्थल मंडल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का जो कोर है उस कोर में निकल और फेरस है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये मैग्नेटोस्फीयर से ये फ्लेयर्स की विकिरण टकराता है
और उस टकराने की वजह से ये ध्रुवों की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और ध्रुवों की तरफ जा कर के ये विभिन्न गैसों से मिलकर के विविध प्रकार की रोशनी के रूप में दिखाई देता है। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से, नाइट्रोजन से जब ये रिएक्ट करता है तो लाल, पीली, नीली और बहुत सुंदर रोशनी के रूप में ध्रुवों के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देता है। और यह एक बहुत ही सुंदर भौगोलिक घटना होती है जिसको देखने के लिए लोग ध्रुवों के आसपास के देशों में जाते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ध्रुव के पास है, इसलिए उधर वाली घटना को हम अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। तो इसे आप ज़रूर इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिएगा। ये एक बहुत सुंदर ही भौगोलिक घटना होती है। इसके बच्चों मौसम और जलवायु के तत्व भी इससे प्रभावित होते हैं। इन सभी परतों से मैम? हाँ जी मैम, अगर यहाँ पे हम ये, क्योंकि 5 परतों की हमने बात की, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने जिक्र भी किया, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, ये हमारे सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे मैम। हाँ, बहुत ही सही समय पर आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि अब ये हमारा इस पाठ का अगला भाग जो है वो मौसम और जलवायु के तत्व से ही है। इस पाठ में मौसम और जलवायु के तत्व जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल पहले हम तत्वों को जान लेते हैं, तब हम डिफरेंस बताते हैं। कि मौसम से तात्पर्य किसी स्थान के तापमान, वायुदाब, पवन आर्द्रता, वर्षण, बादल और दृश्यता, ये सारी चीज़ें मौसम और जलवायु के तत्व हैं। यानी हम अगर कहते हैं कि मौसम अच्छा है या मौसम ख़राब है, अगर हम कहते हैं मौसम अच्छा है तो इसका मतलब तापमान बियरेबल है, वायुदाब सही है, हवा चल रही है और दृश्यता है। जैसे जब कोहरा और हो जाता है, पाला पड़ जाता है तो हमारी दृश्यता कम हो जाती है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये सब मौसम और जलवायु के तत्व हैं और ये सब वायुमंडल में ही घटित होते हैं। अब सवाल उठता है कि अंतर क्या है। तो मौसम एक छोटे से स्थान पर छोटी अल्प अवधि में जो ये तत्व होते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको हम मौसम कहते हैं। और जलवायु एक लंबी अवधि में, एक लंबे क्षेत्र में इन्हीं तत्वों के अनुभव को हम दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये कहते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आज की जलवायु अच्छी है। जी हाँ, तो हम इसीलिए मौसम हम छोटे समय और एक छोटे स्थान के लिए यूज करते हैं। और जलवायु हाँ बड़े क्षेत्र के लिए, बड़े क्षेत्र के लिए एक लंबी अवधि में इन्हीं तत्वों के अध्ययन को कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ध्रुवों की जलवायु बहुत ठंडी है, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। हाँ, तो इसलिए और अगर हमें किसी दूसरे देश की बात करनी हो तो वहाँ की जलवायु की भी बात करते हैं मैम? हाँ, हम यही कहते हैं कि वहाँ की जलवायु ऐसी है। एक इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है, यहाँ की उष्ण है। तो इन सभी का अध्ययन हम इसी इकाई के अगले चैप्टर्स में करेंगे। और मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल भी जाते हैं। कहीं पर अक्षांश, ऊंचाई, समुद्री धाराएं, उच्चावच आदि और कारण भी होते हैं, लेकिन उन सब में वायुमंडल एक अस्थायी कारण होता है। जैसे अगर हम उच्च अक्षांशों में जाते हैं तो वहाँ ठंडक, तापमान बहुत कम होता है। हम 0 डिग्री पर जाते हैं तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है। हम समुद्र किनारे हैं तो जलवायु दूसरी तरह की होती है। तो मौसम और जलवायु के ये तत्व वायुमंडल से बहुत प्रभावित होते हैं।